गांव के बाहर एक पुराना सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन। इसी घर में रहते थे शिवनाथ और उनकी पत्नी सरोज देवी। दोनों बूढ़े हो चुके थे। शिवनाथ की कमर झुक गई थी और सरोज देवी की आंखें अब ठीक से नहीं देख पाती थीं। घर कभी बच्चों की आवाज से भरा रहता था, लेकिन अब वहां चुप्पी बस गई थी। शिवनाथ और सरोज देवी के दो बच्चे थे, बेटा अंकित और बेटी रीना। दोनों पढ़ लिख कर शहर चले गए थे। अंकित मुंबई में नौकरी करता था और रीना की शादी दिल्ली में हो गई थी। शुरू शुरू में दोनों फ़ोन करते थे, हालचाल पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम होते गए। अब तो कई कई हफ्ते बीत जाते थे, कोई खबर नहीं आती थी। सरोज देवी रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थीं, आंगन में झाड़ू लगाती, फिर चूल्हे पर चाय बनाती। दो ही कप बनते थे, फिर भी वे तीसरा कप निकालने को रुक जाती थीं, जैसे कोई आने वाला हो। शिवनाथ अखबार लेकर बैठते, लेकिन खबरों पर ध्यान नहीं जाता। उनकी नज़र बार बार मोबाइल फ़ोन पर जाती थी। अंकित का फ़ोन बहुत कम आता था। जब आता भी था तो जल्दी में बात करता था। पापा, अभी मीटिंग है। माँ, बाद में बात करूँगा। सरोज देवी फ़ोन रखने के बाद देर तक मोबाइल को देखती रहती थीं। उन्हें लगता था कि शायद अभी फिर से घंटी बजेगी। शाम होते ही घर और सूना लगने लगता था। पास के घरों से बच्चों के खेलने की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा अपने दादा का हाथ पकड़कर चलता दिख जाता था। सरोज देवी की आंखें भर आती थीं। वे शिवनाथ से कहती, हमारे बच्चे भी ऐसे ही थे। शिवनाथ कुछ नहीं कहते थे, बस चुपचाप सिर हिला देते थे। एक दिन सरोज देवी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार आ गया और शरीर कांपने लगा। शिवनाथ घबरा गए। उन्होंने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि उम्र ज्यादा है और देखभाल जरूरी है। शिवनाथ ने वहीं अस्पताल से अंकित को फ़ोन किया। कई बार घंटी गई, फिर फ़ोन कट गया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि वो बहुत व्यस्त है। घर लौटने के बाद सरोज देवी और ज्यादा चुप रहने लगीं। वे ज्यादातर समय पुराने बक्से से तस्वीरें निकालकर देखती रहती थीं। कभी अंकित की स्कूल की फ़ोटो, कभी रीना की बचपन की तस्वीर। वे खुद से ही बातें करती। उन्हें यकीन नहीं होता था कि वही बच्चे आज इतने दूर हो गए हैं। त्योहार आए। दीपावली पर शिवनाथ ने खुद ही दिया जलाया। घर सजा, लेकिन मन नहीं सजा। रीना ने वीडियो कॉल किया। वो हंस रही थी। उसके बच्चे नए कपड़ों में थे। सरोज देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कॉल खत्म होते ही घर फिर से खामोश हो गया। शिवनाथ उस रात सो नहीं पाए। उन्हें अपने माता पिता याद आए, जिनकी उन्होंने आखिरी सांस तक सेवा की थी। उन्होंने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। दिन बीतते गए। शिवनाथ और सरोज देवी की दुनिया सीमित होती चली गई। बच्चों की याद, बीती बातें और खाली घर। बाहर की दुनिया तेज चल रही थी, लेकिन इस घर में समय थम सा गया था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। सरोज देवी की तबीयत कभी संभलती, कभी बिगड़ जाती। शिवनाथ अब घर के सारे काम खुद करने लगे थे। पानी भरना, दवा लाना, खाना बनाना, सब कुछ। उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी, फिर भी वे कुछ कहते नहीं थे। उन्हें लगता था कि अगर वे टूट गए तो ये घर पूरी तरह बिखर जाएगा। अंकित का फ़ोन कभी कभी आ जाता था, लेकिन बात बस हालचाल तक सीमित रहती थी। न वो माँ की बीमारी के बारे में ठीक से पूछता था, न गांव आने की बात करता था। शिवनाथ हर बार बात के अंत में कहते, बेटा, कभी आ जाना। अंकित जवाब देता, हाँ पापा, देखता हूँ। ये देखता हूँ महीनों से वहीं अटका हुआ था। सरोज देवी अब ज्यादातर खिड़की के पास बैठी रहती थीं। सड़क की ओर देखती रहतीं, जैसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिख जाएगा। कई बार वे भ्रम में रीना का नाम पुकार बैठती। शिवनाथ पास आकर कहते, कोई नहीं आया। तब सरोज देवी चुप हो जाती। एक दिन गांव में शादी थी। ढोल की आवाज़, लोगों की चहल पहल, हंसी। सरोज देवी ने कहा, हमारे घर में भी कभी ऐसे ही शोर हुआ करता था। शिवनाथ को याद आया कि कैसे अंकित की शादी पर पूरा घर भरा हुआ था। आज वही घर मेहमानों से नहीं, यादों से भरा था। रीना ने एक दिन फ़ोन किया। बोली, माँ, बच्चों की परीक्षाएं हैं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। सरोज देवी ने कहा, कोई बात नहीं। आवाज़ में शिकायत नहीं थी, लेकिन मन में बहुत कुछ था। फ़ोन रखने के बाद वे देर तक चुप बैठी रहीं। कुछ दिनों बाद सरोज देवी की हालत फिर बिगड़ गई। इस बार चलना मुश्किल हो गया। शिवनाथ ने दोबारा अंकित को फ़ोन किया। इस बार आवाज़ थोड़ी सख्त थी। तेरी माँ बहुत बीमार है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अंकित ने कहा, पापा, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश का भरोसा फिर अधूरा रह गया। शिवनाथ ने अब उम्मीद करना भी कम कर दिया था। वे जानते थे कि उनके बच्चे बुरे नहीं हैं, बस उनकी दुनिया अलग हो गई है। उस दुनिया में माँ बाप के लिए जगह बहुत छोटी थी।
सरोज देवी ने एक रात धीमी आवाज में कहा, अगर मैं ना रही तो बच्चों को बताना। शिवनाथ का दिल कांप गया। उन्होंने कहा, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वे खुद जानते थे कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। गांव के लोग कभी कभी हाल पूछने आ जाते थे। कोई कहता, बच्चों को बुला लो। शिवनाथ बस मुस्कुरा देते। उन्हें पता था कि बुलाने से कोई आता नहीं जब तक खुद का मन न हो। एक सुबह सरोज देवी देर तक नहीं उठी। शिवनाथ ने हिलाया तो उनकी सांस बहुत धीमी थी। अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही सब खत्म हो गया। सरोज देवी चुपचाप चली गईं, बिना अपने बच्चों को आखिरी बार देखे। शिवनाथ अकेले रह गए। घर और ज्यादा खाली हो गया। अंकित और रीना दोनों आए, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद। कुछ आंसू, कुछ औपचारिक बातें और फिर शहर लौटने की जल्दी। शिवनाथ दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाते देखते रहे। उनके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था जो अब कभी भरने वाला नहीं था। घर फिर से शांत हो गया। फर्क बस इतना था कि अब इंतजार करने वाला भी कोई नहीं था। दिन बीतने लगे, लेकिन शिवनाथ के लिए हर दिन एक जैसा भारी था। सरोज देवी के जाने के बाद घर की हर चीज उन्हें चुभती थी। रसोई में रखा खाली चूल्हा, खिड़की के पास पड़ी उनकी चप्पलें और आंगन में रखा वो छोटा सा स्टूल जहां वे बैठकर धूप सेंका करती थीं। शिवनाथ कई बार उनसे बातें करने लगते, फिर अचानक याद आता कि अब वहां कोई नहीं है। अंकित और रीना के जाने के बाद उन्होंने फ़ोन भी कम ही किया। शुरू के कुछ दिनों तक औपचारिक हालचाल पूछी गई, फिर वही चुप्पी। शिवनाथ ने भी अब फ़ोन उठाकर कॉल करने की आदत छोड़ दी थी। उन्हें लगता था कि ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने से अच्छा है चुप रहना। गांव वाले कभी कभी आकर बैठ जाते, कोई दवा पूछता, कोई खाने का, सब सहानुभूति जताते। लेकिन रात होते होते हर कोई अपने घर चला जाता। शिवनाथ फिर अकेले रह जाते। रातें उन्हें सबसे ज्यादा डराने लगी थीं। नींद जल्दी नहीं आती थी और जब आती थी तो सपनों में सरोज देवी दिखती थीं। एक दिन शिवनाथ आंगन में बैठे बैठे गिर पड़े। कमजोरी बहुत बढ़ गई थी। पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी को साथ रखना जरूरी है। ये बात शिवनाथ ने चुपचाप सुन ली। अस्पताल से लौटने के बाद उन्होंने पहली बार खुद से पूछा कि आगे क्या होगा। बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे। गांव में अब उतनी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, लेकिन किसी से कहा नहीं। कुछ हफ्तों बाद अंकित को फोन गया। इस बार शिवनाथ ने सिर्फ इतना कहा, मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूं। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। अंकित ने कहा, पापा, ऐसा क्यों? शिवनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन कट गया। गांव छोड़ने का दिन आया। शिवनाथ ने घर की दीवारों को छुआ, आंगन में नीम के पेड़ को देखा और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। उस घर में उनका पूरा जीवन बीता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। वृद्धाश्रम में कई और लोग थे। सबकी कहानियां अलग थीं, लेकिन दर्द एक जैसा। कोई अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था, कोई उम्मीद छोड़ चुका था। शिवनाथ चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते। कुछ दिनों बाद अंकित और रीना मिलने आए। उन्होंने कहा कि वे पापा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। शिवनाथ ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में न शिकायत थी, न नाराजगी, बस थकान थी। उन्होंने कहा, अब देर हो चुकी है। अंकित और रीना कुछ देर बैठे रहे, फिर चले गए। जाते समय उनके चेहरे पर अपराध बोध था। शिवनाथ उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें लगा कि आज उनके बच्चों ने उन्हें पहली बार समझा है, लेकिन ये समझ बहुत देर से आई थी। शाम को शिवनाथ ने वृद्धाश्रम के आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा। उन्हें लगा कि सरोज देवी कहीं पास ही हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। अब उन्हें किसी का इंतजार नहीं था। वृद्धाश्रम में रहते हुए शिवनाथ की दिनचर्या बदल गई। सुबह समय पर उठना, दवा लेना, थोड़ी देर आंगन में बैठना और फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट आना। वहां उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन कोई अनदेखा भी नहीं करता था। सब अपने अपने दुख के साथ जी रहे थे। अंकित के मन में चैन नहीं था। पिता के शब्द अब देर हो चुकी है बार बार उसके कानों में गूंजते रहते थे। ऑफिस में बैठा रहता, लेकिन ध्यान काम में नहीं लगता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को उसने पीछे छोड़ा था, वहीं उसकी जड़ें थीं। रीना भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। माँ की तस्वीरें देखती तो आंखें भर आतीं। बच्चों की हंसी के बीच उसे माँ की चुप्पी सुनाई देती। उसने कई बार फोन उठाया, फिर रख दिया। उसे डर लगता था कि कहीं पिता फिर से वही बात न कह दे। एक दिन अंकित बिना बताए वृद्धाश्रम पहुंचा। शिवनाथ बरामदे में बैठे थे। उन्होंने अंकित को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अंकित उनके पास बैठ गया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे।
फिर अंकित की आवाज़ कांप गई। उसने कहा कि उससे गलती हो गई है। शिवनाथ ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि गलती सबसे होती है, लेकिन समय वापस नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि वे बच्चों से नाराज़ नहीं हैं, बस थक गए हैं। ये सुनकर अंकित की आंखों से आंसू गिर पड़े। इसके बाद रीना भी आने लगी। दोनों बच्चों ने कोशिश शुरू की कि वे पिता के साथ समय बिताएं। वे जानते थे कि माँ अब वापस नहीं आएगी, लेकिन पिता अभी उनके सामने थे। हर मुलाकात में शिवनाथ थोड़ा कम चुप रहने लगे। शिवनाथ अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगे थे। उम्र और अकेलेपन का असर दिखने लगा था। बच्चे अब पास रहने लगे, लेकिन मन में एक कसक थी कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। एक सुबह शिवनाथ ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से शिकायत नहीं है। उन्होंने बस यही चाहा कि बच्चे ये समझें कि माँ बाप को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय और अपनापन। कुछ दिनों बाद शिवनाथ भी चुपचाप चले गए। इस बार वे अकेले नहीं थे। अंकित और रीना दोनों उनके पास थे। देर से सही, लेकिन वे आ गए थे। शिवनाथ के जाने के बाद अंकित और रीना बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। कमरे में अजीब सी शांति थी। न कोई शिकायत, न कोई आवाज़, बस एक खालीपन जो शब्दों में नहीं समा सकता था। दोनों को लग रहा था कि वे बहुत कुछ कह सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन समय उनके हाथ से निकल चुका था। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई बहन गांव के उस पुराने घर में आए। वही घर जहां उनका बचपन बीता था। दरवाज़ा खोलते ही धूल की गंध आई। आंगन में नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। रीना की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि माँ यहीं बैठकर सब्जी काटती थीं और पापा अखबार पढ़ते थे। घर के एक कोने में पुराना संदूक रखा था। अंकित ने उसे खोला। अंदर कुछ कपड़े, पूजा की पुरानी किताबें और एक छोटा सा रजिस्टर मिला। वो शिवनाथ की डायरी थी। दोनों चुपचाप उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि बच्चों की व्यस्तता से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बस इतना दुख है कि वे अपने दिल की बातें कह नहीं पाए। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि माँ बाप बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन अकेले भी नहीं रह सकते। उन्हें बस ये एहसास चाहिए कि वे आज भी ज़रूरी हैं। ये पढ़कर अंकित और रीना दोनों फूट फूट कर रो पड़े। कुछ दिनों बाद दोनों शहर लौट गए, लेकिन अब उनका मन पहले जैसा नहीं था। अंकित ने तय किया कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। रीना ने भी अपनी माँ की तस्वीर बच्चों के कमरे में लगा दी, ताकि वे जान सकें कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। पुराना घर अब भी बंद है, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी शिवनाथ और सरोज देवी की आवाज़ें गूंजती हैं। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां माँ बाप इंतज़ार करते हैं और बच्चे समय की कमी का बहाना बनाते हैं।